व्लादिमीर पुतिन, ये नाम सुनते ही जहन में रूस की तस्वीर आ जाती है ना? पर सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे एक इंसान इतने बड़े, इतने ताकतवर देश पर दशकों से अपनी पकड़ बनाए हुए है। आज हम इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, पुतिन के इस अभेद्य साम्राज्य के पीछे की कहानी को जानेंगे। जरा सोचिए, 25 साल से भी ज्यादा। इन सालों में हमारी दुनिया कितनी बदल गई है। टेक्नोलॉजी, राजनीति, सब कुछ। लेकिन रूस में एक चेहरा है जो नहीं बदला, व्लादिमीर पुतिन। और ये सिर्फ एक लंबे कार्यकाल की बात नहीं है, नहीं। ये कहानी है एक पूरे सिस्टम की, एक ऐसी मशीनरी की जिसे खुद पुतिन ने अपनी सत्ता को हमेशा बनाए रखने के लिए तैयार किया है। तो सवाल यही उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश का सुप्रीम लीडर आखिर ये आदमी बना कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल, उसे हटाना लगभग नामुमकिन क्यों लगता है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस सफर पर जब पुतिन एक गुमनाम जासूस हुआ करते थे और क्रेमलिन की गद्दी बहुत दूर थी। ये बात है 1989 की, ईस्ट जर्मनी की। एक नौजवान केजीबी एजेंट व्लादिमीर पुतिन एक गुस्साई भीड़ के सामने अकेला खड़ा है। सोवियत यूनियन बिखर रहा था। उस एक दिन में पुतिन ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा कि सत्ता अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो हमेशा के लिए चली जाती है, और उन्होंने तय कर लिया कि वो ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे। और इसी एक सबक ने उनके आने वाले कल की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी। जरा देखिए, सिर्फ 10 साल के अंदर एक गुमनाम सा जासूस रूस का राष्ट्रपति बन गया। ये कोई मामूली तरक्की नहीं थी, इसने सबको चौंका कर रख दिया था। लेकिन पुतिन को ये अच्छी तरह पता था कि इतनी बड़ी सत्ता अकेले नहीं चलाई जा सकती। उन्हें एक ऐसी टीम चाहिए थी जो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रति वफादार हो। और यहीं से कहानी शुरू होती है सिलोविकी की। ये पुतिन के पावर स्ट्रक्चर का सबसे जरूरी और सबसे मजबूत पिलर हैं। तो ये सिलोविकीज हैं कौन? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ताकत वाले लोग। ये पुतिन का इनर सर्कल है, उनका सबसे भरोसेमंद गुट। इसमें आपको पुराने जासूस मिलेंगे, मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल मिलेंगे, और वो बिजनेसमैन मिलेंगे जो कल तक कुछ नहीं थे और आज अरबपति हैं। ये रूस के नए ओलिगार्क्स हैं और इन्हें बनाने वाले खुद पुतिन हैं। इस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बनने का सिर्फ एक ही नियम है, एक ही शर्त, पुतिन के प्रति 100% वफादारी। सौदा एकदम सीधा है, आप पुतिन के हर फैसले पर साथ खड़े रहो और बदले में आपको मिलेगी बेहिसाब दौलत, बड़े बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और कानून से पूरी सुरक्षा। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं। एक तरफ हैं आर्कादी रोतेनबर्ग, पुतिन के बचपन के जूडो पार्टनर, जो आज खरबों के मालिक हैं। और दूसरी तरफ इगोर सेचिन, जो कभी उनके असिस्टेंट हुआ करते थे और आज रूस की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, पुतिन के रूस में आपकी काबिलियत से ज्यादा आपकी वफादारी की कीमत है। और यह वफादारी सिर्फ कहने की नहीं है, इसे साबित करना पड़ता है। देखिए, 2015 में जब कोई भी कंपनी क्रीमिया तक पुल बनाने का पॉलिटिकल रिस्क लेने को तैयार नहीं थी, तो रोतेनबर्ग की कंपनी आगे आई। या फिर 2021 में जब पुतिन पर $1 अरब के महल के आरोप लगे, तो रोतेनबर्ग ने सामने आकर कह दिया कि ये महल तो मेरा है। वो पुतिन के लिए पॉलिटिकल ढाल बन गए। यही है असली वफादारी। ठीक है, तो वफादारी का इनाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कोई गद्दारी करे तो? अगर कोई पुतिन को चैलेंज करने की हिम्मत करे तो उसका क्या होता है? और देखिए, पैटर्न एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर। आप अरबपति मिखाइल खोदरकोव्स्की को देख लीजिए, जिन्होंने लाइव टीवी पे पुतिन पर सवाल उठाए, और नतीजा 10 साल जेल में। मीडिया मुगल व्लादिमीर गुसिंस्की, जिनका चैनल पुतिन की आलोचना करता था, उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। और सबसे ताज़ा उदाहरण येवगेनी प्रिगोजिन, जिन्होंने बगावत की कोशिश की और 2 महीने बाद ही एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। संदेश बहुत साफ है, मेरे रास्ते में मत आना। तो बड़े बड़े दुश्मनों को रास्ते से हटाने के बाद अगला कदम था हर तरह की असहमति को खत्म करना। फॉरेन एजेंट्स एक्ट जैसे कानून लाए गए, जिससे स्वतंत्र मीडिया और एनजीओ का काम करना नामुमकिन हो गया। विरोध करने वालों पर सख्ती की गई। धीरे धीरे असली विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं बची। और इस पूरे सिस्टम का नतीजा क्या है? ये रहा आपके सामने। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। व्लादिमीर पुतिन को मिले 88.5% वोट। ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सिस्टम में कोई दूसरा विकल्प बचा ही नहीं है। तो ये तो थी असली पावर की कहानी। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि कागज पर रूस कैसा दिखता है। क्योंकि कागज पर तो रूस में एक पूरा का पूरा लोकतांत्रिक ढांचा मौजूद है, पर असलियत कुछ और ही है।
पुतिन ने बड़ी चालाकी से कानून का इस्तेमाल अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किया। 2008 में जब वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो वो प्रधानमंत्री बन गए और अपने एक वफादार को राष्ट्रपति बना दिया। फिर 2012 में वापस राष्ट्रपति बने, लेकिन इस बार कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब 2020 में संविधान ही बदल दिया गया, ताकि वो 2036 तक सत्ता में रह सकें। देखिए, रूस का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के साथ मिलकर पावर शेयर करते हैं। पर असलियत क्या है? असलियत यह है कि रूस में एक ही पावर सेंटर है और वो है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई बस उनके एजेंट की तरह काम करता है। और यही हाल संसद का भी है। कागज पर संसद कानून बना सकती है, बजट पास कर सकती है, यहां तक कि राष्ट्रपति को हटा भी सकती है। लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है। पुतिन की पार्टी का दबदबा है और क्रेमलिन से जो भी आदेश आता है उस पर चुपचाप मोहर लगा दी जाती है। और अब बात करते हैं न्यायपालिका की। कागज पर ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसे कानून की रक्षा करनी है, लेकिन असल में इसे एक राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अदालतों के फैसले अक्सर क्रेमलिन के राजनीतिक हितों के हिसाब से ही आते हैं। तो हमने देखा कि पुतिन का सिस्टम कैसे काम करता है। ये मजबूत है, पूरी तरह से कंट्रोल में है और बाहर से देखने में अभेद्य लगता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। आइए इसे एक बार फिर से समझते हैं। पुतिन की सत्ता इन 4 पिलर्स पर टिकी है। वफादार सिलोविकी, जो इकोनॉमी चलाते हैं, सरकार, संसद और अदालतें, जिन पर पूरा कंट्रोल है, सेना और खुफिया एजेंसियां, जो उनके इशारे पर काम करती हैं, और विपक्ष और मीडिया, जिन्हें पूरी तरह से खामोश कर दिया गया है। ये एक बहुत मजबूत किला है, पर सवाल ये है कि जब इस किले का राजा ही नहीं रहेगा, तब क्या होगा? खुद पुतिन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा था, मेरे दोस्त बहुत हैं, लेकिन मेरे करीबी कुछ ही लोग हैं। वो कभी दूर नहीं गए, उन्होंने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, और मेरे लिए यही सबसे जरूरी चीज है। ये एक शब्द, वफादारी, यही पुतिन के पूरे साम्राज्य का सार है। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? देखिए, यह है पुतिन की विरासत। उन्होंने एक बिखरते हुए रूस को संभाला, उसे स्थिरता दी, ये सच है, लेकिन इसकी कीमत चुकाई गई है लोकतंत्र के साथ। तो सबसे बड़ा और अनसुलझा सवाल आज भी वही है, ये पूरा सिस्टम, ये पूरा साम्राज्य जो एक इंसान के इर्द गिर्द बनाया गया है, उस इंसान के जाने के बाद इसका क्या होगा? क्या ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा? इसका जवाब फिलहाल तो सिर्फ भविष्य के पास है।